दोस्तों, आप लोगों का द राइजिंग सन बाय इमरोज मिल्की में उम्मीद करते हैं आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही है। हिस्ट्री आप लोगों को काफी एंजॉय भी कर रहे हैं, इतिहास अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों को समझ में भी आ रहा है। बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, धैर्य थोड़ा सा बना करके चलिए और सब कुछ देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन होगा और वास्तव में इतना अच्छा होगा कि जिसके बारे में आप शायद सोच भी नहीं सकते कि इतना अच्छा हो सकता है। ऑनलाइन में हमारा जो प्रयास रहा है लगातार यह सफल रहा है, यह प्रयास, और आप लोगों के लिए हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। हमारे ड्रीम्स बहुत बड़े हैं और उस ड्रीम्स को पूरा करने के लिए लगातार काफी हार्डवर्क लगातार किया जा रहा है हमारे द्वारा हार्डवर्क। और न केवल हम हार्डवर्क कर रहे हैं बल्कि आप लोगों को भी आने वाले समय में हार्डवर्क हम करवाएंगे, क्योंकि हमें चाहिए सिलेक्शन, और सिलेक्शन के लिए जितनी भी चीजों की जरूरत होगी, जितने थ्योरेटिकल चीजें जो सिद्धांत फॉलो करने होंगी, व्यवहार में जिन चीजों को फॉलो करना होगा, उस सारी चीजों को हम फॉलो करवाएंगे। क्योंकि थोड़ा सा अभी हमारे लिए जो समय चल रहा है, हमारे बहुत ही विपरीत समय चल रहा है। आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो बातें होती हैं बहुत ही स्पष्ट तौर पे, झूठ हमें पसंद नहीं है, जो सच है वो सच बिल्कुल सामने, और गलत चीजें भी हमें बर्दाश्त नहीं हो पाती हैं। गलत चीजों का भी हम खुल करके विरोध करते हैं। अभी हमारे खिलाफ ढेर सारी परिस्थितियां हैं और हमारे खिलाफ ढेर सारे साजिश भी इलाहाबाद में ही रचे जा रहे हैं। ऑफलाइन के लिए भी रचा गया, काफी ढेर सारी साजिशें, ऑनलाइन में भी लगातार लोगों का प्रयास है कि किसी तरीके से, है ना, लेकिन उन्हें शायद ये पता नहीं कि गलत आदमी से वो पाला पड़ गया उनका। सामने ये इमरोज मिल्की है, जितना ज्यादा ब्रेकर लगाओगे, जितनी ज्यादा बाधाएं खड़ा करोगे, हम उतना ही बड़ा काफिला बनाते चले जाएंगे, है ना। यानी कि जितना बड़ा ब्रेकर वो लगाएंगे, ये हमारे जो काफिला होंगे, हमारा जो काफिला होगा, हमारे चैनल पे जो लोग होंगे वो और उतनी ही बड़ा हो जाएगा। तो उससे बिल्कुल हम घबराए भी नहीं है, हमें और मजा आ रहा है, ताकि मजा तभी आता है जब विरोधियों के बीच में रह करके काम किया जाए। लेकिन एक बात आप लोगों से बता दें, वो सच्चाई है, काफी लोग हमसे मिले इलाहाबाद में, लेकिन एक चीज खुल करके जो सबसे अच्छी चीज आई वो ये आया कि हमारे जो विरोधी है, वो विरोधी होने के बाद भी इस चीज की तारीफ जरूर करते हैं कि जो मिल्की सर जो पढ़ा देते हैं, जो कंटेंट दे देते हैं, जो पढ़ाने का जो उनका वे है, वो लाजवाब है। यानी ये तारीफ करते हैं जरूर कि वो लाजवाब है। बहुत सारे बच्चे भी हमारे जुड़े हुए हैं इस चैनल पे, जो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ये जानते हुए भी कि यहाँ सब कुछ ठीक है, वो हमारे विरोध में है, हमारे विरोधी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इतिहास हमसे पढ़ रहे हैं, हमारे वीडियो से पढ़ रहे हैं और नोट्स भी हमारे वीडियो से बना रहे हैं। तो ये हम लोगों की कामयाबी है, ये आप लोगों की कामयाबी है कि हमारे विरोधी भी भले ही मुंह पूछे हमारी जो भी बुराई करें या जो भी ब्रेकर खड़ा करें, लेकिन उनके भी दिल में एक दहशत है इस चीज की कि यहाँ जो चल रहा है वो सही चल रहा है, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन बहुत ही स्ट्रांग चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन चल रहा है, और उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जो कि हमारे पास अभी सुविधाएं बहुत कम है, हमारा स्टूडियो भी बहुत वेल मेंटेन नहीं है। जिस दिन हमारा स्टूडियो वेल मेंटेन हो गया, उस दिन आप विश्वास रखिए कि पूरे हिंदुस्तान में एजुकेशन चैनल के नाम पे एजुकेशन जो चैनल्स होंगे, जो एजुकेशन को लेकर के, जो टीचिंग को लेकर के बनाया गया होगा, जहाँ पे लोग क्लास लेते हैं, वो सबसे बेस्ट क्लास होगी। इसकी हम आपको लिखित गारंटी दे सकते हैं ऑन पेपर। जिस दिन हमारा स्टूडियो बेहतरीन हो गया, अभी भी ईश्वर की यह मर्जी है कि हम हार्डवर्क करके हम उन डिजिटल स्टूडियो वालों से ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो कि डिजिटल स्टूडियो में लोग करते हैं। तो हम लोगों को बिल्कुल भी आप लोगों को आप लोगों का जो प्यार है उसने हमें इतना हौसला दिया है कि हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हमारा यही बोर्ड लाखों डिजिटल बोर्डों पे भारी है, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए। जब इतनी परेशानियों के बाद हम आप लोगों के लिए डटे हुए हैं, तो आप लोग कंपटीशन से कभी पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, ये चीज है कि हमारी क्लासेस डेली एक क्लास ही जा पाता है, कभी कभी बीच में गैप भी हो जाता है, तो वास्तव में हमें भी बहुत दुख होता है
क्लासेस गैप होती हैं, तो हमें भी लगता है कि पर डे क्लास लेना चाहिए, लेकिन वीडियोस बनाने में बहुत हार्ड वर्क हो जाते हैं। बहुत कभी कभी एकदम थक जाता है, फीवर तक आ जाता है कभी कभी के कैसे बनाया, उसी दिन गैप होता है। कुछ लोगों ने मैसेज भी किया था, काफी गुस्सा थे कि सर आप वीडियो नहीं देते हैं तो बंद कर दीजिए चैनल, इस तरीके से। हालांकि गुस्सा उनका बिल्कुल जायज है, ये वास्तव में उनका गुस्सा नहीं है बल्कि उनका प्यार है जिन्होंने हमारे ऊपर दिखाया, उनका लगाव है जो हमसे इतना उम्मीद रखते हैं। हमें भी बहुत दुख होता है जिस दिन वीडियो नहीं जाता, लेकिन मजबूर हो जाते हैं। हमें लगता है ऐसा ना हो कि कहीं ज्यादा हेल्थ खराब हो जाए तो ज्यादा गैप हो जाए, फिर यही कोशिश होती है कि एक दिन रिलीफ कर लिया जाए ताकि वीडियो एक ही दिन कम से कम गैप हो, बाद में गैप ना होने पाए। यही वजह है। अदरवाइज अभी देखिए टाइम हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, देखिए अभी समय कितना हो रहा है। जाड़े के दिन में सभी लोग सो रहे होंगे, लेकिन ये देखिए 2:04 हो रहा है। इसमें देखिए, देख रहे हैं आप लोग 2:04 यानी भोर के AM है। फिर से देखिए आप लोग एक बार 2:04 AM 24 AM, यानी सभी लोग इसमें रजाई में बैठे होंगे। लेकिन ये आप लोगों का प्यार है कि हमें उस रजाई से बाहर निकाल करके इस ठंडी में हम आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहे हैं। हम लोगों का स्टूडियो जिस दिन डिजिटल हो जाएगा, जिस दिन लाइव क्लास लेने लगेंगे हम लोग, तो उस दिन विश्वास मानिए कि आपको हम 4-4, 5-5 घंटे अकेले पढ़ाएंगे, और जो भी विषय पढ़ाएंगे वो पूरे हिंदुस्तान में चाहे उसका जितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो उससे कहीं से भी कम नहीं होगा। ज्यादा नहीं होगा ये तो नहीं बोलेंगे कि ज्यादा होगा, लेकिन ये जरूर बोलेंगे कहीं से भी कम नहीं होगा। आपको कोई फीलिंग नहीं आएगी और आपको उस वे में लेके चलेंगे, वो चीज बताएंगे जो एग्जाम के लिए जरूरी है। देखिए सिविल सर्विसेज में सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, बल्कि इसके साथ ये भी जरूरी है कि हमें क्या छोड़ना है। क्योंकि डिजिटल बोर्ड आ गया है लोगों के पास, उन्हें कुछ याद करना नहीं है, फालतू की चीजें भी लिखे, अपना सब कुछ लिखाया है, छप गया है, उसी को मुंह से बोल दिए। बहुत आसान काम होता है मुंह से बोल देना, सब कुछ सामने ही लिखा है, पढ़ते चले गए, बोलते चले गए। लेकिन कभी इस तरीके से आकर के पढ़ा के कोई दिखाए तो फिर समझ में आता है कि ये काम है। जो लोग भी इस तरीके से पढ़ाते हैं वो हार्ड वर्क करते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं। तो डिजिटल बोर्ड वाले ही अक्सर ऐसा करते हैं कि फालतू की चीजें आप लोगों को ज्यादा परोस देते हैं, और वो फालतू की चीज ऐसी होती है जो आपके एग्जाम के पर्पज से नहीं होता है। क्योंकि आलोचना के कुछ लोग पात्र रहे हैं, और हम जो लोग पात्र होते हैं उनकी आलोचना करने से हम पीछे नहीं हटते। मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों का प्यार है ये। अभी और भी ढेर सारे काम करेंगे। तो चलिए हम लोग बातों को यही विराम देते हैं और क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, और राजनीतिक स्थिति में हम लोगों ने राज्य का या प्रशासन का विभाजन देखा था, सबसे बड़ी या छोटी प्रशासनिक इकाई की बात किए थे। फिर राजा के बारे में भी हम लोगों ने देखा कि उसका पद अनुवांशिक होता है या फिर निर्वाचित होता है। उसके बाद जो है कि पंचजन कबीलों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। फिर राजा के सहायता हेतु जो संस्थाएं थी उसके बारे में चर्चा किया। फिर हम लोगों ने चर्चा किया था उनके भौगोलिक विस्तार का। तो इसी राजनीतिक स्थिति के बारे में आज हम लोग 5-6 पॉइंटों पे डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोगों का पॉइंटों पे जो डिस्कशन होगा, तो आज हम लोग करेंगे राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में। किसकी राजनीतिक स्थिति? ऋग्वेद की। इस संदर्भ में आज हम लोग बात करेंगे कुछ पदाधिकारियों की जो राजा की सहायता करते थे। तो राजा को सहायता करने वाले पदाधिकारी, जिसे ऋग्वेद में रत्नी बोला गया है, ध्यान रखिएगा। क्या बोला गया है? पदाधिकारी शब्द का उल्लेख नहीं है, बल्कि ऋग्वेद में बोला गया है, रत्नी बोला गया है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पुलिस की, बात करेंगे यहाँ पे पुलिस के बाद बात करेंगे गुप्तचर की। गुप्तचर के बाद हम लोग बात करेंगे अपराधों की, कौन कौन से अपराध होते थे। अपराध के बाद एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ है जो ऋग्वेद में एक युद्ध की चर्चा होती है जो राजनीतिक स्थिति के बारे में दर्शाती है, और वह युद्ध है दशराज युद्ध। तो दशराज युद्ध के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हमारा इन पॉइंटों पे होगा। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इन सभी पॉइंटों से प्रश्न आए हुए हैं और सभी पॉइंटों से प्रश्न आगे बनेंगे, क्योंकि हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो टोटली 100% कॉम्पिटिटिव अप्रोच होता है। एकेडमिक अप्रोच से बहुत दूर है।
तो ये कॉम्पिटिटिव अप्रोच वाला हम लोगों का तरीका है, जहां से आप लोग पढ़िए। जब कभी आप लोग पढ़ने के बाद हमसे जब एग्जाम आप लोग देंगे तो आप लोगों को तब शायद इस बात का वास्तविक रूप से एहसास हो जाए कि हाँ, मिल्की सर जो पढ़ा रहे थे वही सबसे अच्छा तरीका था कंपटीशन के पर्पज से। तो अभी भले न हो, बहुत सारे लोगों को अभी नहीं होगा, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर में होगा, तब आप लोगों को एहसास होगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, पहले ही बात कर लेते हैं पदाधिकारी या रत्नियों की। अगर ऋग्वेद में राजा के सलाह देने के रत्नी की बात करें, पदाधिकारियों की बात करें, तो मुख्य रूप से 3 पदाधिकारी आते हैं। कौन कौन से? देखिए, रत्नी या पदाधिकारी, ये 3 पदाधिकारी आते हैं। सबसे पहला आता है पुरोहित, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पदाधिकारी था राजा का। पुरोहित के बाद आता है ग्रामणी, उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है सेनानी। ये काफी महत्वपूर्ण पदाधिकारी था, पुरोहित, ग्रामणी, सेनानी। ध्यान रखिए। तो एक एक पॉइंटों पे पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि पुरोहित क्या था, ग्रामणी क्या था और सेनानी क्या था। जब हम पुरोहित की बात करते हैं तो पहला आप लोगों का हेडिंग होगा पुरोहित। फर्स्ट हेडिंग आप लोग डालेंगे पुरोहित। ये जो पुरोहित होता था, यह राजा का मुख्य परामर्शदाता होता था, यानी राजा को जो परामर्श देने का कार्य करता था, सलाह देने का कार्य करता था, ये पुरोहित होता था। और राजा का ये जो रत्नी होता था, बहुत ही महत्वपूर्ण पदाधिकारी था। यह सच माने में बोला जाए तो यह ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी था, जो राजा का मुख्य परामर्शदाता होता था। और पुरोहित का जो पद होता था, यह वंशानुगत होता था। इसका काम क्या होता था? जब काम की हम बात करेंगे तो वास्तव में पुरोहित क्या करता था, जब राजा युद्ध में जाता था तो राजा के विजय होने के लिए, विजय की कामना करने के लिए यह यज्ञ करता था। यानी यज्ञ के माध्यम से वह देवताओं को मनाता था कि राजा हमारा विजित हो जाए। राजा की आयु, दीर्घ आयु, लंबे समय तक जीवित रहे, उसके लिए पुरोहित जो है कि काम करता था। फिर राजा को प्रमुख विषयों पर परामर्श देता था कि इस विषय पे क्या होना चाहिए। तो पुरोहित में हम लोग क्या क्या लिखेंगे? यह ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी था। सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी था। यहां ऋग्वेद का मतलब हो जाएगा ऋग्वेदिक काल का, ये ध्यान रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी था जो राजा का प्रमुख परामर्शदाता था। राजा का प्रमुख परामर्शदाता था। या हम लोग इसका पद वंशानुगत होता था। इसका पद वंशानुगत होता था। ठीक, ये कभी कभी पूछता है कि जो पुरोहित था वो क्या था, निर्वाचित होता था या वंशानुगत होता था? तो वंशानुगत होता था। अगर इसमें एक पॉइंट और आप नोट करना चाहें तो एक पॉइंट ये नोट कर सकते हैं कि यह युद्ध में राजा के विजय होने के लिए यज्ञ करता था। यानी राजा के विजित होने की कामना के उद्देश्य से यह यज्ञ भी करता था। कब? जब राजा युद्ध में जाता था तब। बस लिख लीजिए या तो इसे सुने रहिए, आपके दिमाग में बना रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी था, सबसे प्रमुख परामर्शदाता था और इसका पद होता था वंशानुगत। अब हम लोग आते हैं दूसरे पद पे, इसका नाम है सेना। सेनानी। सेनानी की बात करें तो वास्तव में सेनानी क्या होता था? जो सेना का संगठन करता था उसे ही बोला जाता था सेनानी। और ऋग्वैदिक काल में सेना का जो संगठक होता था वह स्वयं राजा ही होता था। ध्यान रखिए। तो यहां हम लोग लिखेंगे सेना का संगठन करने वाला पदाधिकारी सेनानी कहलाता था।
पदाधिकारी सेनानी कहलाता था। और इस समय यानी ऋग्वैदिक काल में राजा स्वयं सेनानी होता था। राजा स्वयं सेनानी यानी राजा खुद युद्ध में जाता था। जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि राजा का प्रमुख कार्य क्या होता था, जन के लोगों की रक्षा करना। तो रक्षा करने के लिए राजा खुद युद्ध में जाता था। इस वजह से सेनानी का कार्यभार राजा ही संभालता था। क्लियर है यहां तक? अब हम लोग आते हैं ग्रामरी। अगर ग्रामरी की बात किया जाए तो ग्राम का जो मुखिया होता था वो ग्रामणी होता था। ऐसा हमने बताया था हम लोगों से पिछली बार। तो वही ग्रामणी है, जो गांव का जो मुखिया होता था उसे ही बोला जाता था ग्रामणी। लेकिन होता क्या था इस समय कि ऋग्वैदिक काल में जो सेना होती थी वो वास्तव में कोई ऐसी सेना नहीं होती थी जो स्पेशल सैनिकों के लिए यानी इनके युद्ध का कला उनको सिखाया जाता था। तो गांव के जैसे जो लोग होते थे, जरूरत पड़ने पर जब युद्ध करना होता था तो वही लोग सेना के रूप में तुरंत तैयार हो जाते थे, चलिए युद्ध करना है। तो ग्रामणी क्या होता था, गांव में रहने वाला ऐसा व्यक्ति था जो गांव के जो लड़ाकू लोग थे, लड़ाकू इन से जो लड़के होते थे, जो जवान लोग थे, जो लड़ने के कंडीशन में होते थे, तो गांव में ये ग्रामणी छोटा छोटा लड़ाकू दल बनाता था। ये लड़ाकू दल क्या होता था, ये लड़ाकू दल होते थे, युवा लोगों का दल था, यानी यंग इसमें लोग शामिल होते थे। जब भी युद्ध करना होता था तो ग्रामणी इन लड़ाकू दलों को इकट्ठा करता था और युद्ध में लेकर के राजा के सामने सेना के रूप में इकट्ठा हो जाता था कि हमारे लड़ाकू दल है। फिर राजा सेनानी के तौर पे कार्य करते हुए इन लड़ाकू दलों को सेना में यानी कि लड़ाकू दलों को युद्ध में लेकर के जाता था और अपने अकॉर्डिंग युद्ध लड़वाता था। समझ रहे हैं? तो ग्रामणी क्या होता था, ग्रामणी वास्तव में क्या था, लड़ाकू दलों का मुखिया होता था जो गांव में सैनिक और असैनिक दोनों कार्य देखता था। यानी ग्रामणी जो गांव का मुखिया होता था ग्रामणी, तो गांव में सैनिक कार्य के अलावा जो असैनिक कार्य होते थे उसे भी देखते थे। तो ग्रामणी के बारे में हम लोग लिखेंगे, यह गांव में लड़ाकू दलों का मुखिया होता था। यह गांव में लड़ाकू दलों का मुखिया होता था जो सैनिक एवं असैनिक दोनों प्रकार के कार्य कर रहा था। क्लियर? तीनों तो कौन कौन से पदाधिकारी हो गए? एक तो हो गया पुरोहित, दूसरा सेनानी और तीसरा हो गया ग्रामीण। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे सेना की क्या कंडीशन थी ऋग्वैदिक काल में। सैनिक, अगर इस काल में सेना की हम लोग बात करें, सेना की कंडीशन की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में कोई पेशेवर सैनिक नहीं होते थे। पेशेवर का मतलब होता था कि सैनिकों का कोई ऐसा दल नहीं था जो पूरी तरीके से ट्रेंड सैनिक हो। जैसे कि सेना युद्ध के लिए जिस प्रकार से ट्रेनिंग दिया जाता है, आज हमारे यहाँ जो सैनिक होते हैं जैसे आर्मी वाले या कोई भी, वो क्या होते हैं, पेशेवर सैनिक होते हैं। उनको स्पेशली सेना यानी युद्ध के लिए ट्रेंड किया जाता था। लेकिन ऋग्वैदिक काल में कोई ट्रेंड सैनिक नहीं होते थे। जो संपूर्ण कबीला या जो कबीले के लोग होते थे, जो जन के लोग होते थे, वही लोग सेना में शामिल होते थे। यानी सेना में क्या होता था, स्त्रियां भी शामिल होती थी, पुरुष भी शामिल होते थे। सभी लोग कबीले के सभी लोग ही सैनिक, जब युद्ध की कंडीशन आती थी तो वही सेना के रूप में कन्वर्ट हो जाते थे, उन्हें सेना बना दिया जाता। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सेना में कि पेशेवर सैनिक का प्रचलन नहीं था। पेशेवर सैनिक का प्रचलन नहीं था। कबीले के सभी लोग आवश्यकता पड़ने पर सैनिक का कार्य करते थे। यहाँ एक पॉइंट मेंशन करना है कि स्त्रियां भी युद्ध में भाग लेती थी। स्त्रियां भी युद्ध में भाग लेती थी।
यानी क्या हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे स्त्रियां भी युद्ध में भाग ले सकती थी या लेती थी। तो सेना के बारे में यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई पेशेवर सैनिक नहीं था। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे पुलिस। अगर पुलिस की हम लोग बात करेंगे अगर पुलिस की बात किया जाए तो यहाँ पे पुलिस और गुप्तचर दोनों कार्य कर रहे थे ऋग्वैदिक काल में, क्योंकि प्रशासनिक इकाई हमने बताया था कि यहाँ पे एक प्रशासनिक विभाजन था जहाँ पे जन्म में पुलिस का भी कार्य कुछ लोग कर रहे थे, जो आधुनिक रूप से, जैसे पुलिस शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, आधुनिक रूप से माना जा रहा है कि इनका कार्य बिल्कुल पुलिस की तरह ही था। तो दो तरीके का था, एक नाम था उग्र और दूसरा नाम था जीवग्रम। ध्यान रखिए, पुलिस के रूप में अगर बात करें तो पहला था उग्र, जो पुलिस की तरह कार्य करता था। उग्र की बात किया जाए तो उग्र नाम का जो पुलिस होता था या जो पुलिस की तरह कार्य करता था, उसका काम था अपराधियों को पकड़ना, जिंदा या मृत। यानी कि आज भी हम लोग देखते हैं कुछ अपराधियों के बारे में बोला जाता है कि उसे पकड़ लिया जाए, या तो जिंदा मिले या तो मृत मिले, या तो मरा हुआ मिले, जिंदा या मरा हुआ हमें उसे चाहिए। तो उग्र का जो काम होता था, इसे ऐसे अपराधियों की जिम्मेदारी पकड़ने की जिम्मेदारी दी जाती थी जो जिंदा या मृत किसी भी प्रकार से वो अपराधी को पकड़ के लाए। इसे क्या होता था, जिंदा और मृत, जिंदा या मृत, यानी जो अपराधी पकड़ने क्या क्या होता था, पुलिस क्या, यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, अपराधी को पकड़ना। अभी भी पुलिस का ही काम होता है अपराधी को पकड़ना। उग्र जो होता था पुलिस, वो जिंदा या मृत यानी किसी प्रकार से अपराधी को पकड़ के लाए। दूसरा होता था जीवग्रम्य, और इसे निर्देश दिया जाता था कि अपराधी को जिंदा ही पकड़ के लाओ, अपराधी मरने न पाए। यानी यहाँ पे बात किया गया कि अपराधी को जिंदा ही पकड़ के लाए, अपराधी मरने न पाए। तो पुलिस में हम लोग दो प्रकार के यहाँ की पुलिस व्यवस्था देख रहे हैं ऋग्वैदिक काल में। एक व्यवस्था क्या है, उग्र है, और दूसरा है जीवग्रम, जिसे जिंदा पकड़ के लाना था जीवग्रम को, और जो उग्र है उसे बोला गया कि जिंदा या मृत किसी प्रकार से भी पकड़ कर खिलाओ। तीसरी जो पॉइंट, अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे गुप्तचर। यहाँ पे गुप्तचर भी कार्य कर रहा था, और गुप्तचर को यहाँ पे कहा गया है, गुप्तचर का जो नाम दिया गया उसे बोला गया स्पष्ट। यानी कि गुप्तचर को क्या बोला गया है, स्पष्ट बोला गया। बस ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे कि ऋग्वैदिक काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था, तो क्या बोला जाता था, स्पष्ट बोला जाता था। या ऋग्वैदिक काल में स्पष्ट का क्या कार्य था, ये गुप्तचर ही करता था। ऋग्वैदिक काल में पुलिस कितने प्रकार की होती, ग्रम, उग्र का क्या मुख्य कार्य था, जिंदा या मृत अपराधियों को पकड़ना, और जीवग्रम का क्या कार्य था, अपराधियों को जिंदा ही पकड़ना। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम आते हैं अपराध की बात करने। ऋग्वैदिक काल में कितने प्रकार के अपराध प्रचलित थे, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न लगातार पूछता है। अगर अपराधों की बात किया जाए तो ऋग्वैदिक काल में सामान्यतः 4 प्रकार के अपराध प्रचलित थे जो ज्यादा संज्ञान में आते हैं। सबसे ज्यादा जो अपराध प्रचलित था वह था चोरी का, यानी यहाँ पे चोरी बहुत होता था। तो अपराध की अगर हम बात करेंगे तो सर्वाधिक अपराध होता था क्या, चोरी होता था। चोरी भी किसकी होती थी, गायों की होती थी चोरी। अब ये गाय कहाँ से आ गए, तो गायों के बारे में जिक्र हम करेंगे जब सामाजिक व्यवस्था इनका हम लोग पढ़ेंगे और इनकी धार्मिक व्यवस्था, तो वहां पे गायों का जिक्र होगा। खास तौर से सामाजिक व्यवस्था में हम देखेंगे कि गाय इनके लिए क्यों महत्वपूर्ण थे। तो गाय ऋग्वैदिक काल में वास्तव में गाय ही इनकी संपत्ति होती थी, इसलिए चोरी किसकी होती थी, गायों की ही चोरी होती थी। फिर दूसरा जो अपराध होता था वो होता था हत्या, हत्या भी होता था। तीसरा अपराध होता था डकैती, यानी यहाँ पे डकैती भी चलती थी। और चौथा जो अपराध था वो था अपहरण। लेकिन इस प्रकार देख रहे हैं कि यहाँ पे चोरी, हत्या, डकैती और अपहरण जैसे अपराध थे, लेकिन इन अपराधों के लिए मृत्यु दंड का उल्लेख नहीं किया गया है। यानी ऐसा नहीं किया गया कि यहाँ पे हम इन्हें मृत्यु दंड दे दें। ये जितने भी अपराध थे इन सारे अपराधों के लिए मृत्यु दंड का उल्लेख नहीं है कि मृत्यु दंड दिया जाए। यहाँ पे आर्थिक दंड की बात की जाती थी। जो भी अपराध होता था तो उसके ऊपर आर्थिक दंड लगाया जाए, इकोनॉमिक पनिशमेंट दिया जाए, इकोनॉमिक पनिशमेंट दिया जाए।
तो आर्थिक दंड के तौर पर गायों का दंड लगता था। कोई अगर चोरी करता है तो उसे बोला जाएगा 2 गाय ला करके दो, हत्या करता है, डकैती करता है तो उसे बोला जाएगा कि गाय ला करके। उनके मृत्यु दंड के लिए भी गायों का उल्लेख किया गया कि अगर कोई हत्या कर देता है तो उसके लिए गाय देने की बात की गई है, जिसे यहाँ पे हम उल्लेख करेंगे। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अपराध चोरी, हत्या, डकैती, अपहरण ये सारे अपराध थे, लेकिन किसी भी अपराध के लिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिख लीजिएगा चोरी सर्वाधिक होती थी गायों की। तो पॉइंट यहाँ पे आप लोग बनाएंगे कि किसी भी अपराध के लिए, किसी भी अपराध के लिए मृत्यु दंड का उल्लेख नहीं था, मृत्यु दंड का प्रावधान नहीं किया गया था, प्रावधान नहीं किया गया था। अब ये पूछ सकता है कि ऋग्वेद में मृत्यु दंडक प्रचलित था या नहीं था, तो हमारा आंसर क्या होगा? नहीं था। हमने देख लिया कि जितने भी अपराध थे, किसी भी अपराध के लिए मृत्यु दंड यानी कैपिटल पनिशमेंट का जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया है। यहाँ लिखेंगे दंड के रूप में, दंड के रूप में आर्थिक दंड दिए जाते थे, आर्थिक दंड दिए जाते थे, यानी इन्हें आर्थिक दंड की बात की जाती थी कि यहाँ पे आर्थिक दंड दिया जाए। अगर कोई अपराध करता था तो उसे मृत्यु दंड न देकर के उसे क्या दिया जाता था? आर्थिक दंड की बात की जाती है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि आर्थिक रूप से पनिशमेंट किया जाता था। आर्थिक दंड और दंड का जो उद्देश्य होता था, जो लक्ष्य होता था, वह होता था अपराधी में सुधार को लाना। यानी कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे दंड का उद्देश्य, दंड का उद्देश्य अपराधी में सुधार लाना, क्या होता था? अपराधी में सुधार लाना होता था। इसलिए माना जाता है कि ऋग्वेद विश्व की वह पहली रचना है जिसमें मृत्यु दंड का विरोध किया गया है और अपराधी में सुधार लाने के उद्देश्य से सुधारात्मक दंड का प्रावधान किया गया है। यानी यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे सुधारात्मक दंड की बात की गई है और मृत्यु दंड का यहाँ पे विरोध किया गया है। जैसे कि अभी भी वर्तमान में यह एक बिग इशू बना हुआ है कि दुनिया के अन्य देश जो लोग फांसी की सजा देते हैं, फांसी की सजा क्या वहाँ पे होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? फांसी की सजा का सीधा सा मतलब हो गया मृत्यु दंड, यानी फांसी के द्वारा मृत्यु दिया जाता है। दुनिया के बहुत सारे देशों ने अपने यहाँ से मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है। भारत में भी यह बात लगातार चल रही है कि भारत को फांसी की सजा यानी मृत्यु दंड, कैपिटल पनिशमेंट को एंड कर देना चाहिए। और ऐसा उल्लेख यानी कैपिटल पनिशमेंट के एंड की बात या उसका विरोध की बात ऋग्वेद में भी किया गया है कि अपराधी को सुधार देने के उद्देश्य से दंड दिए जाए, न कि उसके मृत्यु के लिए दंड दिया जाए कि मृत्यु हो जाए। कारण क्या है कि मृत्यु होने के बाद फिर अपराधी में सुधार की संभावना समाप्त हो जाती है। यदि अपराधी वास्तव में अपराधी नहीं है तो मरने के बाद उसे पुनः वापस नहीं लाया जा सकता। इस वजह से मृत्यु दंड का विरोध किया जाता है। हालांकि यह पूरा टॉपिक है दंड के टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। किसी दिन हम इस टॉपिक पे भी चर्चा करेंगे, अलग से वीडियो होगा कि कितने प्रकार के दंड होते हैं और उन दंडों के पीछे तर्क क्या है, कौन कौन से दंड होने चाहिए। तो एक चीज तो ये हो गया। एक पॉइंट और आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसी में नीचे लिखिएगा कि ऋग्वेद में एक व्यक्ति के लिए उल्लेख किया गया है एक शब्द जिसका नाम है सतदाई। सतदाई मतलब क्या था कि ऋग्वेद में, यहाँ लिखेंगे ऋग्वेद में एक व्यक्ति जो हत्या कर देता है उसे शतदाई दंड दिया गया, शतदाई दंड दिया गया। अब शतदाई का मतलब क्या हो गया? यानी हत्या करने पर जो दंड दिया गया उसे बोला गया शतदाई। शतदाई का मतलब हो गया कि इसे हत्या करने पर इसे 100 गाय देने की बात की गई। किसे गाय देगा? जिसकी उसने हत्या की है उसके घर वालों को यह 100 गाय देगा। तो शतदाई दंड दिया गया, जिसका अर्थ है हत्या होने वाले
जिसका अर्थ है हत्या होने वाले के परिवार को हत्या करने वाला 100 गाय देगा। यहाँ पे दंड के रूप में क्या गया? 100 गाय। इसीलिए बोला गया सतदाई। 100 गाय यानी कि सतदाई बोला गया। हत्या किया तो उसके ऊपर 100 गायों का जुर्माना लगाया गया कि 100 गाय तुम ले जा करके उस व्यक्ति के परिवार को दो जिसका तुमने मर्डर किया, जिसका तुमने हत्या कर लिया। तो यहाँ ये भी चीजें क्लियर होगी कि यहाँ पे फांसी की सजा या मृत्यु दंड का उल्लेख नहीं है। आर्थिक दंड दिए जाते थे और आर्थिक दंड कैसा होता था? गायों के रूप में होते थे। क्लियर हो गया। अब हम लोग लास्ट पॉइंट पे आते हैं जहां पे हम लोग बात करेंगे दशराज युद्ध। तो हेडिंग आप लोगों को होगा दशराज युद्ध। पहले युद्ध को समझ लीजिए। देखिए होता क्या है, इसका उल्लेख कहाँ किया गया? ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। होता क्या है देखिए, ऋग्वेद में 2 कबीले थे। एक था भरत कबीला और दूसरा था पुरु। तो भरत कबीला का जो शासक थे उनका नाम था सुदास। इसको समझिए, पहले समझ लीजिए उसके बाद लिख लीजिए। कौन सा कबीला था? भरत कबीला। और भरत कबीला का जो राजा था उसका नाम क्या था? सुदास था। ठीक, यानी भरत कबीले के जो राजा थे उनका नाम था सुदास और इनके जो पुरोहित थे इनका नाम था विश्वामित्र। हमने क्या बताया था? पुरोहित के बारे में भी हमने चर्चा किया जस्ट कि ये जो पुरोहित होता था राजा का सबसे प्रमुख परामर्शदाता होता था, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था। तो सुदास के जो पुरोहित थे ये पुरोहित थे विश्वामित्र। ठीक, लेकिन सुदास के एक मित्र थे, उनका नाम था वशिष्ठ। ध्यान रखिए, सुदास के मित्र थे जिनका नाम था वशिष्ठ। कहानी देखिए यहीं से बनती है। सुदास के पुरोहित से विश्वामित्र, तो सुदास को सलाह किससे लेना चाहिए? विश्वामित्र से लेना चाहिए सलाह। लेकिन होता क्या है कि सुदास विश्वामित्र से सलाह लेते हैं तो कई बार इनके सलाह आशा के अनुरूप नहीं रहे, यानी कि सुदास के लिए या भरत कबीले के लिए बहुत ही अच्छा नहीं रहा। फिर सुदास ने अपने मित्र वशिष्ठ से सलाह ली कुछ इश्यूज पे, और वशिष्ठ का जो सलाह था बहुत ही प्रभावशाली रहा। इसलिए सुदास ने विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटा करके वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिया। यही बना युद्ध का सबसे बड़ा कारण। विश्वामित्र गुस्सा हो जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं गुस्सा होकर के, और यह भारत जन का विरोधी राजा था पुरु। पुरु जो पुरु वंश था, पुरु वंश का राजा था पुरुकुत्स, यानी कि पुरु एक कबीला था। तो विश्वामित्र चले जाते हैं कहाँ पे? पुरु कबीले के पास। पुरु कबीले का राजा था पुरुकुत्स, और पुरुकुत्स के साथ मिल करके इस भरत कबीले को समाप्त करने का प्रण लेते हैं कि हम भरत कबीले को नष्ट कर देंगे। भरत कबीले को नष्ट करने के लिए पुरु कबीला, कुछ अनार्य कबीले यानी कुछ कबीले मिलकर के एक अपना ग्रुप बनाते हैं। एक बड़ा ग्रुप बनाने के बाद आकर के भरत कबीले के साथ युद्ध होता है, और यह युद्ध होता है रावी नदी के तट पे। रावी नदी को ऋग्वेद में क्या बोला गया है? परुष्णी नदी बोला गया है। परुष्णी नदी के तट पे युद्ध होता है। किसके किसके मत? भरत जन के शासक सुदास के मत। उधर कौन था? पुरु जन का शासक था पुरुकुत्स। पुरुकुत्स का कौन हो गया पुरोहित? विश्वामित्र हो गए। और भरत जन के शासक के पुरोहित कौन हो गए? वशिष्ठ हो गए। तो दोनों लोगों के मध्य युद्ध होता है, और युद्ध में अंतिम विजय भरत जन के शासक सुदास को प्राप्त होता है। तो इस युद्ध का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। इसे आप लोग लिख लीजिए अच्छे से, लिखिए, यानी समझ लीजिए ना। ये युद्ध का कारण क्या था हमने बता दिया कि मुख्य वजह क्या था। हम लोग यहाँ लिखना है कि यह युद्ध भरत जन के शासक सुदास एवं
पुरु के शासक पुरुकुत्स के मध्य परुष्णी नदी के किनारे होता है, जिसमें भरत जन का शासक सुदास युद्ध में विजयी होता है। एक लास्ट वाला पॉइंट आप लोग लिखेंगे यहाँ पे, दोनों लोगों के पुरोहितों का नाम लिखेंगे। अक्सर ये पूछ देता है दोनों लोगों के पुरोहित कौन थे, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे कि भरत युद्ध के समय सुदास का पुरोहित वशिष्ठ थे तथा पुरुकुत्स का पुरोहित विश्वामित्र थे। ठीक, युद्ध के समय। लेकिन युद्ध के पहले कौन था सुदास का शासक पुरोहित? यही विश्वामित्र थे। तो ये रहा आज का हम लोगों का ये सेशन, जिसमें हम लोगों ने राजनीतिक स्थिति हम लोगों ने समाप्त कर लिया है, यानी कि ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति पूरी तरीके से समाप्त होगी। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद में सभा का जो उल्लेख किया गया है, ऋग्वेद में सभा का उल्लेख कभी कभी देखिए पूछ देता है कि ऋग्वेद में जो सभा का उल्लेख किया गया है वो किया गया है 8 बार, और समिति का उल्लेख किया गया है 9 बार। इससे पहले हमने पहले वीडियो में बताया था विदत का उल्लेख किया गया है 122 बार। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे ऋग्वेद की सामाजिक स्थिति के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां से भी लगातार प्रश्न आता रहा है। तो आप लोग बने रहिए, अच्छे से नोट्स बनाते चलिए, और हमारी कोशिश है कि इसी चैनल से हम बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों का सिलेक्शन दे दें, और ईश्वर ने चाहा तो वो चीज होगा। बस आप लोगों का सहयोगी रवैया बनी रहे। ये चैनल आप लोगों का है, हम आप लोगों के सेवक हैं, सिर्फ आप लोगों की सेवा कर रहे हैं यहाँ पे। वास्तव में चैनल को आगे बढ़ाने का जो काम है वो आप ही लोगों को करना है। हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे सिर्फ आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो ला सकते हैं, अच्छे कंटेंट वाली वीडियो ला सकते हैं, विद गारंटी वाली वीडियो ला सकते हैं, जो हमारे बस की है। बाकी आप लोगों को शेयर करना है, बच्चों के मध्य इस वीडियो को दूर दूर तक आप लोगों को पहुंचाना है। तो चैनल ये आप लोगों का